नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर पीएम मोदी से बड़ी गुहार। जी दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों के साथ साथ जो पेंशन बढ़ोतरी के अलावा अन्य भत्तों की जो बात हो रही थी उसको लेकर दोस्तों पीएम मोदी को यहाँ पर बड़ा ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। इस वीडियो के माध्यम से इसकी बात करेंगे। साथ ही पेंशन एरियर महंगाई भत्ते के साथ साथ दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़े ऐलान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, क्या पेंशन धारकों को बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? साथ ही साथ पेंशन धारकों का मेडिकल भत्ता प्रतिमाह 5,000 रुपए करने की बात को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आई, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों यहाँ पर पेंशन के लिए नया सर्कुलर जो ईपीएफ बोर्ड सरकार ने जारी किया है उसको लेकर वित्त मंत्रालय स्वीकृति पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। क्या आप सभी की पेंशन में पेंशन बढ़ोतरी होने वाली या फिर नहीं होने वाली है? इसको लेकर जो वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आई है इसके बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसकी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों को जो सभी आर्थिक देय लाभ है जो आप सभी को एक मुश्त दिए जाने चाहिए, इसको लेकर दोस्तों संघ की बड़ी मांग सामने आई है। इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास जानकारी है। यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो ईपीएफओ है, जो कॉपस है, जो सब्सिडी है, उस पर बड़ा बयान निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर आई पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी के नेतृत्व में संघर्षरत है। यहाँ पर पिछले 7 से 8 सालों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगों ने तूल पकड़ा है। इसी को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में कमांडर अशोक जी रावत, जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ज्ञापन पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया है, जिसके अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई 2 बार मुलाकात के बाद मिलने के हुए आश्वासन के बावजूद भी अभी तक दोस्तों उसकी मांगों पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। उनकी जो आश्वासन दिया था उससे किसी भी प्रकार का जो भी पेंशन धारकों को लाभ है वो नहीं हो पाया है। इसका जिक्र भी करते हुए दोस्तों पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर पीएम मोदी से एक बार ध्यान देने और पेंशन धारकों की विकट परिस्थितियों को देखते हुए उनकी कुछ मांगों में सुधार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखते हैं दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा इस ज्ञापन का क्या यहाँ पर जो है संदेश आता है, क्या जवाब आता है। ये दोस्तों हम जैसे इसके बारे में कोई बड़ी खबर होगी आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन एरियर और महंगाई भत्ते के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग थी 5, 10 और 15% की, उसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जब दोस्तों कैबिनेट बैठक में आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी चर्चा हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि आप सभी को 80 साल की उम्र होते ही 20% एडिशनल पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर पेंशन शुरू होने के 20 साल बाद सिर्फ 20% की यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लगातार जो है हर 1 साल के बाद 1% पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए और 5 वर्ष के अंतराल पर पेंशन धारकों को लागू होकर मिलनी चाहिए। यानी कि पेंशन धारकों की मांग है कि 65 साल की एज पर उन्हें 5% की पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही 70 साल की एज पर उन्हें 10% पेंशन बढ़ोतरी और 75 वर्ष पूरे जैसे ही हो जाते हैं तो पेंशन धारक को 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर लगातार पेंशन धारक मांग उठा रहे थे। इसी बीच यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में आया, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। हाल फिलहाल में जो सरकार ने कहा है कि आपको 79 इयर्स की एज क्रॉस करते ही दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। अब देखते हैं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद क्या आप सभी की 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। इसके बारे में जैसे कि बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों पेंशन धारकों के बोनस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जब दोस्तों लगातार सभी पेंशन धारक मांग कर रहे थे जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कोई वर्कर्स को जिस तरीके से खास अवसर पर बोनस
दिया जाता है, उसी तरीके के पेंशन धारकों को देश का बनाने में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पेंशन धारक भी बोनस के हकदार होते हैं, पेंशन धारकों को भी बोनस मिलना चाहिए, लेकिन बोनस को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। वही मेडिकल भत्ता की बात हो रही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की चलाई जा रही है, साथ ही अलग अलग राज्यों में चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है, लेकिन जो विशेष पेंशन धारक है, उनके परिवार है, उनको बहुत ही कम पेंशन मिलती है। इस स्थिति में वो है अपना इलाज सही से नहीं करवा पाते हैं और जो सरकार की स्कीम है उनका धरातल पर ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए पेंशन धारकों की लगातार मांग थी कि उन्हें यहाँ पर मेडिकल भत्ता 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाए, लेकिन दोस्तों मेडिकल भत्ते को लेकर आप सभी के लिए कोई भी सहमति बनती नहीं नजर आ रही है। वही दोस्तों 18 माह के डीए एरियर को लेकर पेंशन धारक लगातार मांग कर रही थी। आप सभी के लिए 4% डीए और डीआर बढ़ चुका है, लेकिन 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार ने हाल फिलहाल में कोई अपडेट जारी नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि हाल फिलहाल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 18 माह का डीए एरियर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। साथ ही दोस्तों हाल फिलहाल में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए नए यहाँ पर जो है सर्कुलर पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति पर बड़ी खबर आ रही है। क्या वित्त मंत्रालय इसे स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता, इस पर दोस्तों अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जैसे इसके बारे में कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले चलिए पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर को जान लेते हैं। पेंशन धारकों के सभी देय आर्थिक लाभ एक मुश्त दिए जाने चाहिए, संघ ने ये बड़ी मांग आप सभी के लिए कर दी है। जी हां दोस्तों, हिमाचल पेंशनर संघ नादौड़ खंड इकाई की मासिक बैठक रविवार को खंड प्रधान जगदीप चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में लहोड़ा गड़ोल में हुई थी। खंड महासचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने उपस्थित सदस्यों से बैठक में एजेंडे से अवगत करवाते हुए खंड इकाई की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में पेंशन धारकों की लंबित मांगों और समस्याओं पर यहाँ पर जो है विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पेंशन संशोधन की बकाया राशि की दूसरी किस्त का भुगतान करने पर सरकार का धन्यवाद किया और आग्रह किया कि पेंशन धारकों को मिलने वाली सभी देय आर्थिक एक मुक्त दिए जाए। जहां पर दोस्तों यहाँ पर बैठक में जिला प्रधान खंड द्वारा चलाई जा रही सदस्य कार्यक्रम को संतोषजनक बताया और पदाधिकारियों से आग्रह किया कि इसे यथावत जारी रखें। इसमें दोस्तों जिला अध्यक्ष के साथ साथ कई पदाधिकारी और अन्य पेंशन धारक भी यहाँ पर जो है मौजूद रहे थे। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई है जो कि ये जानकारी आप सभी को कोई नहीं देता है। जी दोस्तों, ईपीएफओ कॉपस और सब्सिडी पर बड़ा बयान हाल फिलहाल में आप सभी के लिए देखने को मिला है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ एक बार फिर से बड़ा सवाल उठाया गया है। ईपीएफओ पर ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ को लेकर किसी कमेंट पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लाई की समीक्षा की गई है। बारीकी से एक एक बात को उजागर किया है। पेंशनर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से इस पोस्टों को फेसबुक के माध्यम से शेयर किया गया। दोस्तों पेंशनर्स का कहना है कि अक्सर तथ्य को छुपाया जाता है कि पेंशन भोगी ईपीएस सदस्यों के 3% से कम और 97% या फिर इससे अधिक मौजूद कॉर्पस के सदस्य हैं जो अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्त सदस्य यानी कि पेंशनरों को उनके पैसे कैसे वितरित किए जा सकते हैं, ऐसे में भविष्य की देनदारी को अलग रखें, फिर उसके तर्क को सही ठहराएं। इसलिए उन्होंने हाईलाइट 9.00 लाख रुपए और ब्याज आय का कोई भी मतलब नहीं रहता है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियोक्ता से पेंशन मिलती है, वह सरकार है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बदले ईपीएस है और ईपीएस पेंशन का भुगतान न हो तो सरकार या नियोक्ता दोनों द्वारा किया जाता है, बल्कि लाभार्थी द्वारा अपने छोटे योगदान के स्वयं बनाए रखने और फंड द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए पेंशन किसी के योगदान मात्र पर निर्भर नहीं करती और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे अन्य पेंशन योजनाओं के साथ तुलना करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और दोस्तों हरियाणा मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाए, इसको लेकर दोस्तों बात की जा रही है। कल्याण पेंशन का भुगतान राज्य सरकार करदाताओं के पैसे से किया जाता है और ईपीएस पेंशन भोगी को इसका लाभ उठा सकते हैं यदि अन्यथा इसके योग्य हो। और इस साल यहाँ पर जो है हरियाणा सरकार के बजट को देखें, जहां पर ईपीएस पेंशनरों को यहाँ पर 3,000 रुपए प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान है। दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी मांग सामने आई है। साथ ही दोस्तों सरकार जो है सब्सिडी बढ़ाए, तभी दोस्तों लाभ जो है यहाँ पर बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को ईपीएस में बनाया है और न्यूनतम पेंशन पिछली बार संशोधित किया गया था दोस्तों यहाँ पर 1/9/2014। अब ये लगभग 10 साल हो गए हैं। इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते पर विचार करें, न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगी वेतन बढ़ाएं ताकि मौजूद पेंशन भोगी और भविष्य के पेंशन भोगियों को कुछ इससे राहत मिल सके। दोस्तों ईपीएफओ को 1,000 रुपए प्रति माह